हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 7 है दोस्तों। और आइए आज के पेपर में देखते हैं कि आपके एनटीपीसी में किस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। बेसिकली क्वेश्चन पूछ रखा है कि राजा धंगदेव किस वंश से संबंधित था। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो चंदेल वंश से संबंधित आपके राजा धंगदेव, जिन्होंने 999 में जो कि भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर साथीगण मैं बात करूं कि कंदरिया महादेव मंदिर बेसिकली भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कि मध्य प्रदेश में। ये पॉइंट आपको बेसिकली ध्यान रखना है दोस्तों। आइए आप जो कि पॉइंट पे ऑप्शन के अनुसार दोस्तों जानते हैं। अगर मैं राष्ट्रकूट वंश की बात करूं तो बेसिकली राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपके दंती दुर्ग आ जाएगा। और अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूं साथीगण तो मानिकखेट आ जाएगा। ये भी आपको पॉइंट याद रखिएगा। हमेशा दोस्तों आपके वंश एवं उनके राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक बेसिकली दंती दुर्ग। और वहीं अगर मैं बात करूं उनकी राजधानी तो मानिकखेट, ये भी बेसिकली पॉइंट याद रखना है। अगर मैं चालुक्य वंश की बात करूं साथीगण तो इनका अगर संस्थापक की मैं बात करूं तो पुलकेशिन फर्स्ट आ जाएगा। और वहीं अगर चालुक्य वंश की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो इसमें से वातापी आ जाएगा। ये भी बेसिकली आपको पॉइंट याद रखना है। अगर दोस्तों मैं चंदेल वंश की बात करूं तो इनके संस्थापक तो ननकू आ जाएगा। और वहीं अगर चंदेल वंश की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो जेजा भुक्ति आ जाएगा। ये भी बेसिकली पॉइंट आपको याद रखना है। अगर कंचूरी वंश की बात करूं साथीगण तो इनका राजधानी आपके महिष्मती, जो दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार आपके वंश एवं उनके संस्थापक और उनके राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम जब शुरू हो जाएगा ना, उससे 10 दिन पहले मैं हर एक दिन टॉपिक वाइज करवाऊंगा। उसमें से मैंने सोचा कि वंश एवं उनके राजधानी और उनसे संस्थापक एक क्लास दोस्तों मैं करवाऊंगा। लेकिन दोस्तों इस क्लास के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से इतना सारा एक्सप्लेन मैं आपको बताया दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो साथीगण जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़िएगा और वहां इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। आपके एग्जाम चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो साथीगण 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी दोस्तों ऑप्शन है उस पर चर्चा किया जाएगा, है ना। अगर मैं बात करूं कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। अगर साथीगण मैं बात करूं आपके एग्जाम में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि 1967 से लेकर आपके 1974 तक था। ये बेसिकली आपको पॉइंट याद रखना है। अगर मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल की बात करूं तो 1956 से लेकर आपके 1961 में। और साथीगण ये बेसिकली द्वितीय पंचवर्षीय योजना से बार बार क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा किस मॉडल पे आधारित था ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली दोस्तों महालनोबिस मॉडल पे आधारित आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपके 1951 से लेकर 56 के बीच चला था और ये बेसिकली उद्योग पे आधारित था। ये भी दोस्तों आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं तो बेसिकली 1961 से लेकर 66 के बीच इनका टाइम पीरियड है। और अगर मैं बात करूं साथीगण ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि सबसे विफल अगर मैं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो तृतीय पंचवर्षीय योजना है। जो मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि आपको याद रखना है कि 1961 से लेकर 66 के बीच दोस्तों इनका टाइम पीरियड है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, उसमें से तृतीय पंचवर्षीय योजना से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपके एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो बेसिकली 1951 से लेकर 56 के बीच इनका कार्यकाल था। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना बेसिकली हेरर डोमर मॉडल पे आधारित था, जो एग्रीकल्चर पे दोस्तों डिपेंड था। ये दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है।
अगर साथीगण मैं बात करूं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक टाइम पीरियड था, लेकिन 2015 में इसे खत्म करके नीति आयोग को दोस्तों लाया गया था, जो आपके एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वहीं मैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं साथीगण, तो बेसिकली दोस्तों गरीबी हटाओ आत्मनिर्भर योजना लाया गया था। ये भी आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 3, 5 और 12 ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना है, आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण की 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का बेसिकली मुख्य कारण क्या था? अगर मैं ऑप्शन की बात करूं कि उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था, गांधी जी गंभीर रूप से बीमार था, लक्ष्य को प्राप्त कर आंदोलन पूर्ण किया गया था, और चौथा पॉइंट कहता है कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन को रोकने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बेसिकली आंसर की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को भीड़ में आग हवाले कर दिया था। उसी के कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण जो कि दिया गया था, और ये बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड बार बार आंदोलन पूछा जाता है। आइए दोस्तों अगले स्लाइड के माध्यम से महात्मा गांधी से जितने भी आंदोलन आपके एग्जाम में पूछा गया था चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक आबादी वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपके उत्तर प्रदेश आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको पुनः कह रहा हूं, आपके एग्जाम में सेंसस से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं साक्षरता से बात करूं दोस्तों, तो आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए चर्चा करते हैं। कि भारत के सबसे अधिक साक्षरता की मैं बात करूं तो केरल आ जाएगा, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं सबसे कम अगर साक्षरता की बात करूं तो बेसिकली बिहार आ जाएगा। और अगर मैं सबसे ज़्यादा यूटी की बात करूं कि कौन से यूटी में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, तो दोस्तों लक्षद्वीप आ जाएगा। ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए, आपके एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं 2011 जनगणना के जनसंख्या घनत्व की बात करूं दोस्तों, तो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है, तो बेसिकली बिहार में। और सबसे अगर मैं कम की बात करूं साथीगण, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में ये जनसंख्या घनत्व और ये साक्षरता से। और इसी तरीके से दोस्तों आपके जितने भी चाहे अधिक जनसंख्या वाले राज्य और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, जो आपके उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य, और सबसे कम की मैं बात करूँ तो आपके सिक्किम आ जाएगा। ये भी बेसिकली आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना साथीगण, आपके एग्जाम में हमेशा सेंसस से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार अगर मैं साक्षरता की बात करूँ पूरे ओवरऑल भारत में परसेंट, तो बेसिकली 74.04% आपको बेसिकली याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि पर्यावरण और वन के संदर्भ में डब्ल्यूसीसीबी का बेसिकली क्या अर्थ है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन की मैं बात करूं तो विश्व संरक्षण नियंत्रण ब्यूरो और विश्व अपराध नियंत्रण ब्यूरो और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, और चौथा ऑप्शन कहता है कि वन्यजीव संरक्षण नियंत्रण ब्यूरो। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं कि डब्ल्यूसीसीबी का अर्थ, तो बेसिकली वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, जो बेसिकली साथीगण आपको इस क्वेश्चन को आंसर याद रखना है। दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूं, अगर आपको इस क्लास का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारिए और क्लास खत्म हो जाए एक बार रिवीजन करना। और अगर साथीगण आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल जोश एग्जाम मैग्नेट में जुड़िएगा, और वहाँ इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। वहाँ से जाके वहाँ से क्वेश्चन आप एक बार जरूर रिवीजन कर लेना, है ना। अगला क्वेश्चन कि 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बेसिकली किसने किया था? दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और अगर मैं बात करूं कि 1920 से लेकर 1922 से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बेसिकली आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों मैंने कहा था ना कि 1920 से लेकर 1922, ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो महात्मा गांधी आ जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी से जुड़े जितने भी आपके आंदोलन है जो आपके एग्जाम में, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी में, जो जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया, आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं कि 1917 में बेसिकली कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो बेसिकली चंपारण आंदोलन आपको याद रखना है।
अगर मैं 1918 की बात करूँ तो उसमें से खेड़ा आंदोलन जो बेसिकली महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और वहीं 1918 में आपके अहमदाबाद आंदोलन, ये भी बेसिकली 1918 में आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। 1900 अगर मैं 19 की बात करूं तो साथीगण बहुत इंपॉर्टेंट है असहयोग आंदोलन, जो आपको बेसिकली याद रखना है। अगर मैं 1942 की बात करूं साथीगण तो बेसिकली भारत छोड़ो आंदोलन। और साथ ही अगर मैं 1930 की बात करूं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। साथीगण आपको महात्मा गांधी से जितने भी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कह रहा हूं ना दोस्तों, बेसिकली आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमेशा दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर सुभाष चंद्र बोस जी से मैं अगर कुछ बात कहूं तो बेसिकली इन्होंने दोस्तों स्वराज नामक एक समाचार पत्र लिखा था, जो बेसिकली आपको याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु की अगर मैं बात करूं तो चित्तरंजन दास, जो बेसिकली आपके एग्जाम में हमेशा जितने भी महान महान क्रांतिकारी, चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इनके गुरु का नाम भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम चित्तरंजन दास। और वहीं अगर महात्मा गांधी के अगर मैं गुरु की बात करूं तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी बेसिकली आपको पॉइंट याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, आपके एग्जाम में इसी तरीके से दोस्तों एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग और कैप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग। और अगर साथीगण में इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो सबसे व्यस्त, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो आपके उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग आ जाएगा। ये दोस्तों बेसिकली क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में बेसिकली किसे जाना जाता है, किसे माना जाता है, जो बहुत बड़े नाम है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में बार बार हमेशा आपके विक्रम साराभाई जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली आपको साथीगण याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने किया था, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बेसिकली आपके डॉक्टर होमी जे भाभा जी से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा कि 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना डॉक्टर होमी जे भाभा जी के द्वारा किया गया था। अगर दोस्तों मैं बात करूं भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में भी इसे जाना जाता है डॉक्टर होमी जे भाभा जी को। और दोस्तों उन्हें 1997 में से भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ये भी बेसिकली पॉइंट याद रखना साथीगण, आपके एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से अगर कुछ बात कहूँ तो बेसिकली विंग्स ऑफ फायर पुस्तक इन्होंने लिखा था, जो बेसिकली बार बार आपके एग्जाम का एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी हो, पूछा जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो द लाइट ट्री, ये भी बेसिकली इन्हीं का बुक है। और लास्ट में इसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बेसिकली कब मनाया जाता है, दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की आंसर तो 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर मैं 3 मई की बात करूं दोस्तों तो 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, जो बेसिकली आपके एग्जाम में 3 मई से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बेसिकली ध्यान रखना है 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगर साथीगण मैं 10 अप्रैल की बात करूं तो अर्बर डे, अर्बर दिवस अगर मैं बात करूं तो बेसिकली 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर मैं 4 जून की बात करूं तो आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस बेसिकली 4 जून को मनाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी देश में अगर युद्ध होता है ना, आक्रमण होता है ना, तो उससे जितने भी मासूम बच्चे शिकार होते हैं, मारे जाते हैं ना, उन्हीं के लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो बेसिकली आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है 4 जून को आपको बेसिकली याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस बेसिकली कब मनाया जाता है, ये भी दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में कॉपीराइट कंटेंट से भी आपने सुना होगा, है ना। तो इसका एक स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो बेसिकली बुक एंड कॉपीराइट अगर मैं दिवस की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर 23 अप्रैल आ जाएगा, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं 19 जनवरी की बात करूं तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस के रूप में 19 जनवरी के रूप में मनाया जाता है।
अगर मैं 13 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय हमस दिवस के रूप में जो कि मनाया जाता है, ये भी बेसिकली आपको पॉइंट याद रखना है। अगर साथीगण में अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का एक प्रकार से हिस्सा नहीं है। दोस्तों अगर मैं बात करूं शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग में बेसिकली 4 राज्य शामिल है, जिसमें से कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और साथ ही आपके चेन्नई, जिसमें से दोस्तों आपके हैदराबाद इस क्वेश्चन का आंसर गलत रहेगा। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं ना कि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक क्वेश्चन जितना भी मैं करवाता हूँ सारा का सारा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि वही क्वेश्चन का विथ एक्सप्लेनेशन करके पढ़ाया जाए, ताकि मेरे साथीगण आपके लिए बहुत अच्छा एक लाभदायक होने वाला है ना। तो अगर मैं बात करूं स्वर्णम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क बेसिकली 4 राज्यों में फैला है, जिसमें से कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और साथ ही चेन्नई, और जिसमें से अगर मैं बात करूं एक चारों में से जो कि आपकी हैदराबाद ऑप्शन गलत रहेगा, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 पर हड़ताल करने के लिए कानूनी लड़ाई का नेतृत्व करने वाली प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील बेसिकली कौन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और उन्होंने दोस्तों भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 377 पर हड़ताल करने के लिए उन्होंने लड़ाई का नेतृत्व किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितने मांगों की थी, जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा गांधी इरविन समझौता से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है और अगर मेरे पढ़ाने का तौर तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों मैं आपको एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, अगर आप दोस्तों इस क्लास को सीरियस से पढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं जिसमें से महात्मा गांधी ने कितने मांग किया था, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बेसिकली आपको याद रखना है। 11 मांगे किया था दोस्तों, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, जो बेसिकली उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, जो आपको याद रखना कि वर्ल्ड में सबसे अधिक अगर मैं व्यस्त समुद्री मार्ग की बात करूं तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बेसिकली किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो आपके एग्जाम के लिए सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से खिलाफत आंदोलन हमेशा इंपॉर्टेंट आपके हिस्ट्री से पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा खिलाफत आंदोलन 1919 के नेतृत्व में किया था, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि रॉलेट एक्ट बेसिकली कब पारित किया गया था, तो ये बेसिकली 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। 1919 के ही समय दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल डायर दोस्तों, जिन्होंने बहुत भारत के लोगों को गोली चलाकर मारा गया था, और बाद में दोस्तों जनरल डायर को उधम सिंह, जो भारत के महान क्रांतिकारी में से एक उधम सिंह के द्वारा दोस्तों उसे लंदन में जाके गोली चलाकर मारा गया था, जो बेसिकली आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरल डायर को किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा मारा गया था, तो बेसिकली दोस्तों उधम सिंह के द्वारा लंदन में जाके मारा गया था। ये पॉइंट बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो माउंट आबू आ जाएगा। आपके एग्जाम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्म से दोस्तों हमेशा उनसे संबंधित ग्रंथ, उनसे संबंधित भाषा, उनसे संबंधित दोस्तों जितने भी 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से आपके महावीर स्वामी से संबंधित, आपके ऋषभ देव से संबंधित हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली महावीर स्वामी जो आपके 24वां तीर्थंकर है, और इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्लास में दोस्तों मैं महावीर स्वामी से और पूरे जैन धर्म से संबंधित एक क्लास में पूरा दोस्तों 24 के 24 तीर्थंकर से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, उसी तरह से अगला क्लास में बौद्ध धर्म से संबंधित। तो दोस्तों इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मेरे क्लास में अगर आप जुड़े हैं ना दोस्तों, आप यकीनन मानिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपके एसएससी में ये बहुत दबा के क्वेश्चन पूछा जाता है।
जो बेसिकली खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली आपके एनटीपीसी 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बेसिकली याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं बदरुद्दीन तैयब जी, जो बेसिकली कांग्रेस के अध्यक्ष था, और बेसिकली कौन से साल में इनका कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में ये बना था, आपको बेसिकली कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा, अगर मैं गवर्नर जनरल की बात करूं तो उसमें से लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से अवध को बेसिकली एक चेरी के रूप में कहा गया था। अगर मैं बात करूं लॉर्ड डलहौजी, आपके 1848 से लेकर 1856 के बीच में उनका कार्यकाल था, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बेसिकली 1848 में उन्होंने सबसे पहले सतारा को हड़प लिया था, और हड़प नीति भी बेसिकली आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित किया गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर बेसिकली दोस्तों आपके अवध को हड़प लिया था, ये भी बेसिकली पॉइंट याद रखिएगा। हमेशा दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से हमेशा लॉर्ड डलहौजी से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1848 से 56 के बीच में उनका कार्यकाल रहा था, ये भी बेसिकली पॉइंट याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? और दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना, और हो सके साथीगण तो इसी तरीके से अगर आपको क्लास चाहिए तो दोस्तों हमारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में जाके जुड़िएगा, वहाँ इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। तो आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद दोस्तों।